एडोलेसेंस जो कि एक मिनी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये जस्ट 4 एपिसोड्स पर बेस करती है। ऐसी क्या खास बात है इस सीरीज में कि जो इसको इतना ज्यादा हिट कर रही है और ये नेटफ्लिक्स की टॉप मिनी सीरीज में से एक बन चुकी है इस साल की। तो आइए चलिए इस चीज को हम लेके बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल बटन टू गेट फ्यूचर अपडेट्स, और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एडोलेसेंस एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे 13 मार्च को आई है, एंड द होल इंटरनेट इज जस्ट फसिंग अराउंड दिस मिनी सीरीज। इट इज अ सीरीज बाय जैक थॉर्न एंड स्टीफन ग्राहम, और इसको फिलिप बैरेंटिनी ने डायरेक्ट किया है। एडोलेसेंस मेरे ख्याल में अगर आप कोई भी किड रेज कर रहे हैं और यू आर अबाउट टू रेज अ किड, देन यू मस्ट वॉच एडोलेसेंस। अदरवाइज बाकी सबको भी एक रियलिटी चेक के लिए सीरीज जरूर देखनी चाहिए। एवरीबडी विल नॉट फाइंड इट अम्यूजिंग, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इस सीरीज़ को देखने के लिए। इतनी इजीली आपको जो है वो नहीं बताएगी कि ये क्या मैसेज देना चाह रही है, इसमें कौन सी बात है जो आपसे की गई है। और इट डेफिनेटली लीव्स अ क्वेश्चन मार्क कि इन सब चीज़ों में कसूर किस बात का होता है। एडोलेसेंस इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है कि जब एक बच्चा चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान होता है, वो उसका एडोलेसेंट पीरियड होता है। उस पीरियड में एक बच्चे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जब एक बेबी बॉर्न होता है उस वक्त से लेके जब तक वो चलना नहीं सीख जाता, स्कूल जाना नहीं सीख जाता, वो टाइम सबसे ज्यादा मुश्किल है। और एक दफा बच्चा अपने ओन पे अपनी केयर करना सीख जाए तो अब सब कुछ आसान। बट यू आर रॉन्ग, दैट पीरियड इज वेयर द डिफिकल्टी एक्चुअली स्टार्ट्स। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो आपको उसकी केयर करने की भी जरूरत है और उस पर नजर रखने की भी जरूरत है। बट आई टेल यू व्हाट, नजर उस सेंस में नहीं कि जो उसको मजीद क्यूरियस बना दे, जब वो सस्पेंस के चक्कर में उसको वायलेंट बना दे। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में और वो बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस सीरीज में यही बात की गई है कि क्या जो है वो इंटरनेट का कसूर है, या आप अपने बच्चे को जो है वो खुली छूट दे देते हैं और वो जो चाहे कर रहे होते हैं, क्या इस चीज का कसूर है, या क्या पेरेंट्स का जो पास्ट होता है इस चीज का कसूर है। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है और जो सवाल आप खुद से तब करते हैं कि क्या मैंने इसकी अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, वो सवाल आपको अगर पहले ही अपने आप से कर लें, देन इट विल डेफिनेटली सेव योर किड्स फ्यूचर एज वेल एज योर्स। इस सीरीज के जो 4 एपिसोड्स हैं उनमें पहली एपिसोड में पुलिस एक घर पे एंटर होती है और वो एक 13 साल के बच्चे को एक्यूज करते हैं कि उसने अपनी फीमेल क्लासमेट का मर्डर किया है। उस बच्चे का नाम है जेमी मिलर, जिसका रोल जो है वो ओवेन कूपर ने प्ले किया है, एंड ही हैज रिमार्केबली एग्जीक्यूटेड हिज रोल, क्योंकि वो बिल्कुल पहली बार इस मूवी में काम कर रहे हैं। उस हवाले से उस बच्चे के जो जितने भी सीक्वेंसेस हैं वहाँ जो वो पैनिक कर जाता है और फिर वो थ्रू आउट द वे टू पुलिस स्टेशन जब वो रोता रहता है जिस तरीके से और बार बार अपने फादर को जो है वो कॉल कर रहा है ताकि वो उसको बचा सकें। फिर उसके बाद जो है वो जब उसको बातें समझाई जा रही हैं कि तुम्हें ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना, तो वो जो एक कंफ्यूजिंग फेज के अंदर है और बीच बीच में वो अपने एंगर इश्यूज, अपना पैनिक, हर चीज को जो वो जिस तरह डिपिक्ट कर रहा है इस रोल में, ओवेन कूपर डिड अ रियली गुड जॉब इन दिस रोल एज जेमी मिलर। ये पूरा जो पहली एपिसोड है पुलिस स्टेशन में स्पेंड होती है कि किस तरीके से पुलिस उस बच्चे को लेकर आती है और वो जुवेनाइल डिटेंशन में है इस वक्त। उससे जो है वो क्वेश्चनिंग हो रही है, उसको सॉलिसिटर प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है पॉल बार्लो, जिसको बताते हैं कि उसने किस तरीके से आंसरिंग करनी है। लेकिन एपिसोड के एंड में जो बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि ये कोई एक्यूजेशन नहीं है। टिल द एंड हम भी यही चाह रहे थे कि ये बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत जो है अरेस्ट किया गया हो, लेकिन उनके पास जो पूरी फुटेज होती है और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ल्यूक बास्कॉम जो है वो इस केस को लेके और उनके साथ है डिटेक्टिव सर्जेंट फ्रैंक, ये दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसने जो है वो एक फुटेज दिखाई है कि जिसमें जेमी इज विजिबली सीन स्टैबिंग हर क्लासमेट। देन ये सीरीज जो है वो नेक्स्ट एपिसोड पे जब मूव करती है तो वो थ्रू आउट जो है वो स्कूल के अंदर उसकी डिपिक्शन की गई है। और जो चीज़ मुझे फील हुई वो ये हुई कि ये किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है ना। उनको इस बात का ख्याल है कि सामने टीचर है, सामने पुलिस ऑफिसर है, उनको किसी भी बात की परवाह नहीं है। दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तो ये जो बुलिंग कल्चर है और इसके अलावा जो बच्चों की एक साइकी बन गई है कि वो जैसे चाहे जो चाहे कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी जो है वो खबर नहीं है कि उनके पीछे क्या हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली रूटिंग इन सम डेंजरस डायरेक्शन फॉर चिल्ड्रन। डी.आई. बास्कॉम का जो अपना बेटा है वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है और वो भी जो वो बुली होता है। और वो सेकंड एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट बात अपने फादर को बताता है कि जो विक्टिम थी
उसके कुछ जो इमोजीज थे जो जेमी के इंस्टाग्राम के कमेंट्स में मौजूद हैं, उनका क्या मतलब है और ये कौन सा कल्चर है जो कि इतना ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल, जिसके बारे में पेरेंट्स को कोई इल्म नहीं होता। वो बिल्कुल अनअवेयर है इन बातों से, जबकि बच्चे इतनी सी उम्र में जो है वो इन चीजों में इतने ज्यादा आगे निकले हुए हैं। देन द थर्ड एपिसोड रियली स्ट्रक मी। जेमी मिलर वापस आता है थर्ड एपिसोड में, और उसकी और साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है ब्रायनी एरिस्टन, प्लेड बाय एरन डोहर्टी। तो उन दोनों के दरमियान का जो इंटरेक्शन था, दैट वाज वंडरफुली डायरेक्टेड एंड ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड बाय बोथ एक्टर्स। क्योंकि मैं जो वो बगैर स्किप किए या बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए मैं उस सीन को जो है वो देखती चली गई। और आपके लिए भी, जिन लोगों ने सीरीज को देखा है उनको मालूम होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जो है वो सीन को जरूर बगैर स्किप किए बहुत अटेंशन के साथ देखें। दैट वाज सो ब्यूटीफुली शॉट कि उससे जब वो क्वेश्चनिंग का आगाज होता है और उस फ्रैंक बिहेवियर से होते होते जब वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है जेमी, और फिर उसके बाद वो एंगर इश्यूज उसके निकल के सामने आते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट के जो क्वेश्चंस थे वो भी बड़े प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट टू द पॉइंट थे। जब उसने जेमी से उसके फादर का एटीट्यूड और बिहेवियर पूछा और घर में उनका रवैया उसकी माँ से और आउट ऑफ द हाउस किस तरीके का है, तो एक बात ये रिवील होती है कि उसके फादर को एंगर इश्यूज हैं, जिसमें उन्होंने कभी अपनी वाइफ को डायरेक्टली हर्ट नहीं किया, बट ही हैज अ हैबिट ऑफ स्मैशिंग थिंग्स। जो बिहेवियर्स हैं ये बहुत ज्यादा काउंट होते हैं। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बच्चों को नजर नहीं आता या उनकी तरबियत में इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। फिर उसके बाद उस साइकोलॉजिस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है रिगार्डिंग जिमी हिमसेल्फ, कि वो मैस्कुलिनिटी को लेकर जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक किस चीज में इन्वॉल्व है। उस टर्म को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट विल बी अ स्पॉइलर फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड इट। कि जो थिंकिंग प्रोसेस था जेमी का, वो जो उसकी फ्रेंड जो विक्टिम थी उसको लेके, वो ये था कि जो एक जनरल में मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि जो इंसान ऑलरेडी सोशली बुली होता है या उसको जो है वो लोग ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, उसको जो है वो हासिल करना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत उसके कि जिसको जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है और उसके पीछे तो सभी भागते हैं। ये जो उसकी ट्विस्टेड थिंकिंग थी, दैट सरप्राइज्ड द साइकोलॉजिस्ट अ लॉट, कि तुमने जो है वो उस लड़की के बारे में ये सोचा कि चूंकि उससे कोई नहीं मिलना चाहता और उससे कोई अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, तो वो तुमने ये सोच लिया कि ये तुम्हारे लिए इजीली गेटेबल है, क्योंकि तुम खुद अपने आप को अगली समझती हो, उस तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटीज है, तो तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा चाहिए था जिसको ऑलरेडी कोई अटेंशन ना मिलती हो, तो वो तुम्हें तो दे ही देगी। ये उसकी एक ट्विस्टेड थिंकिंग थी। और इस हवाले से जब वो उसको बताता है कि मैं जो, वो कहती है कि तुम अपने बारे में तुम्हें क्या लगता है, तो वो कहता है कि मैं अगली हूँ। और फिर वो कहती है कि इस बारे में तुम्हें कैसा फील होता है, तो वो कहता है कि शुडंट यू बी सेइंग दैट यू आर नॉट अगली। यानी वो बहुत ज्यादा एक इनसिक्योर किड है, और ये उम्र जो उसकी पढ़ाई लिखाई की है और उसकी प्रॉपर रेजिंग होनी चाहिए थी, इस दौरान वो बंद कमरों में रह के उसने ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेट पे डिस्कवर करी हैं जो कि बहुत टॉक्सिक हैं उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फ्यूचर के लिए। वो क्या सोचता है, उसके पेरेंट्स को कुछ इल्म नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से जो वो डीप रूटिंग स्टार्ट होती है कि इंटरनेट और फिर पेरेंट्स का लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स देयर किड्स, ये सब जो है वो क्या रंग लाता है। और फाइनल एपिसोड जो है वो, उसमें जो है वो पूरी फैमिली दिखाते हैं जेमी की, उसके फादर जो कि एक प्लम्बर होते हैं और उसकी मदर जो कि हाउसवाइफ है, उसकी एक सिस्टर है। ये सब जो है वो किस तरीके से डीपली अफेक्ट हुए हैं इस इवेंट की वजह से। और अभी उनके फादर की 50th बर्थडे है, जिसपे जेमी भी जो है वो अपने डिटेंशन सेंटर से उनको कार्ड भेजता है अपनी ड्राइंग में। और फिर जो वो लोग सब बाहर जाते हैं एंजॉय करने, लेकिन एडी मिलर जो कि जेमी का फादर है, उसकी वैन पर कुछ बच्चों ने शरारत में आके पेंट से लिख दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब वो एक डे स्पेंड करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ बाहर। लेकिन वहाँ जब वो स्टोर पे जाते हैं तो एक लड़का जो है वो इस तमाम किस्से के बारे में जानता है। इस बात पे जो वो एडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर जो इवेंट्स होते हैं उसके बाद और फिर आखिर में ये रिवील होता है, जो कि एक स्पॉइलर है, कि जेमी का क्या फैसला होगा और क्या उसने एडमिट कर लिया कि वो गिल्टी है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे जो एक तो बात करूंगी एडोलेसेंस की जो सीक्वेंस है इस 4 एपिसोड्स की, मेरा नहीं ख्याल कि 4 एपिसोड से ज्यादा इसको ड्रैग करना भी चाहिए था। इट वाज गुड टू एंड इट हियर। और लेकिन जो उन्होंने सीक्वेंस बताई है कि पहला दिन पुलिस स्टेशन में, देन जो है स्कूल में, थर्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ, एंड द फोर्थ वन इज फॉर फैमिली, तो वो बहुत मुझे सीक्वेंस अच्छा लगा। प्लस जो लास्ट सीन था इट ट्रूली मेल्टेड माय हार्ट। बहुत ज्यादा मुझे अफसोस हुआ
कि वो पेरेंट्स की जो नेचुरल फीलिंग्स और इमोशंस दिखाई थी. बाय द वे, द एक्टर्स रियली प्लेड वेल एज पेरेंट्स ऑफ किड हु इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड or going to be guilty. Stephen Graham as Eddie Miller is absolutely nailing his character, क्योंकि उन्होंने जो उस फादर की एक्टिंग की है, जिसके इमोशंस जो है वो सडनली चेंज होते हैं, और जिस तरह वो उस फादर की जो एक बेबसी है वो बार बार एक्सप्रेस करता है, बार बार कभी अपनी वाइफ से, कभी अपने सॉलिसिटर से बार बार डिस्कस करता है कि मैं एक अच्छा बाप तो बन सका ना. और वो ये रिवील करता है आखिर में अपनी वाइफ को कि मेरा फादर भी जो मुझे बेल्ट से मारते थे, लेकिन मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं कभी भी ऐसा बाप नहीं बनूंगा. फिर कहाँ कमी रह गई. दैट लीव्स अ रियली रियली बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कहाँ खड़े हैं. अपने किड्स को जो है वो आप किस तरीके से उनकी केयर कर रहे हैं या नहीं, और आपको लग रहा है कि आप उनके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, बट यू आर नॉट रियली डूइंग वेल. ये आपको बाद में पता चलेगा और उसके बाद पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा. वो फैमिली जिस तरीके से टूट गई है, जिस तरीके से डिस्टॉर्टेड है, और वो जो सीन था जब वो बाप पहली बार अपने बेटे के कमरे में जाता है इन दी एंड, अपने बेटे के बिस्तर पे जो है वो बियर रख के और उसको हक करके रोता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार है. और जो उसकी माँ बार बार एक जुमला रिपीट करती है कि जो भी है, हमारे बेटे ने जो भी किया, वी मेड हिम, वी एक्चुअली मेड हिम. तो ये है कि पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को कहीं ना कुछ बनाते हैं. उनके एंगर इश्यूज, टॉक्सिक थिंकिंग, कहीं ना कहीं आप उसके जिम्मेदार होते हैं, और वो रूट्स जो है वो उनको आपसे मिली होती हैं. सो दैट लीव्स अ क्वेश्चन मार्क. क्या इंटरनेट, क्या टॉक्सिक डोमिनेंस ऑफ एनी कल्चर, और लिविंग योर चिल्ड्रन अलोन, या फिर जो वो पेरेंट्स का पास्ट, उनका अपना पास्ट, उनकी अपनी हिस्ट्री, क्या ये सब जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. और आपके ख्याल में कौन सी चीजें हैं जो बच्चों की तरबियत में सबसे ज्यादा उनको शेप कर सकती हैं, और ऐसे कौन से काउंटर हैक्स हैं जिनके जरिए आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं. तो आप भी कमेंट्स करके थॉट्स शेयर करें कि आपको ये सीरीज देख के कैसा लगा.